अस्पताल के एक कमरे में पलंग पर लेटे लेटे आशीष ने करवट बदली और प्रेम से अपनी 50 वर्षीय पत्नी कल्पना को देखते हुए कहा, जा रही हो? कल्पना समझी थी कि आशीष सो रहा है। आवाज सुनकर पास आई, उसके माथे पर हाथ रखा, बाल सहलाए और मंद मुस्कान भरकर धीमे स्वर में बोली, जाग गए? अब तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं लगता? आशीष ने किंचित मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ रखने से तबीयत तो ठीक हो गई है, पर दिल की धड़कन बढ़ गई है। घबरा कर कल्पना ने उसकी छाती पर हाथ रखा। आशीष ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर दबा दिया। कल्पना समझ गई और बोली, फिर वही हरकत। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे लेटे भी वही सूझता है। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? आशीष ने बिना हाथ छोड़े कहा, देख लेगा तो क्या कहेगा? यही न कि पति ने पत्नी का हाथ पकड़ रखा है या पत्नी ने पति का। इसमें डरने या घबराने की क्या बात है? अब तो उम्र बीत गई है, अब भी सबसे दुनिया से डर लगता है। कल्पना ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, आवेश में आना मना है, दिल का दौरा पड़ चुका है, कुछ तो ख्याल करिए। दिल का दौरा तो बहुत पहले ही पड़ चुका है, शादी से भी पहले। अब तो उस दौरे का अंतिम पड़ाव आने वाला है। कल्पना ने उंगली रखकर उसका मुंह बंद कर दिया और फिर सामान उठाकर घर चलने लगी। वह चलते चलते हुए बोली, दोपहर को आऊंगी, जरा घर की व्यवस्था देख आऊं। आशीष ने उसकी पीठ देखते हुए फिकरा कसा, हाँ हाँ, घर को तो कोई उठा ले जाएगा, बस घर ही तो तुम्हारा तो वही सब कुछ रहा है। कल्पना बिना कोई उत्तर दिए कमरे से बाहर चली गई। डॉक्टर ने कह दिया था कि आशीष से बहस नहीं करनी है। उसके जाते ही आशीष थोड़ी देर छत की ओर देखता रहा। चारों तरफ शांति थी। धीरे धीरे उसकी आंखें मुदने लगी। पिछला सारा जीवन उसकी आंखों के सामने आ गया। प्रेम भरा मद भरा जीवन। शादी से पहले ही कल्पना से उसे प्रेम हो गया था। शादी के बाद के शुरुआती वर्ष तो खूब मस्ती से बीते। बस प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख, चैन ही चैन। वे दोनों अकेले रहते थे। कल्पना प्रेम कला से अनभिज्ञ सी थी, पर धीरे धीरे वह विकसित होने लगी। मौसम उनका अभिन्न मित्र और प्रेरक बन गया। वर्षा, शरद और बसंत जैसी ऋतुएं उन्हें आलोड़ित करने लगी। होली तो वे दोनों सबसे खेलते, पर पहले एक दूसरे के अंग प्रत्यंग में रंग लगाना, पानी की बौछार डालना, जैसे कृष्ण और राधा होली खेल रहे हों। दिवाली में साथ साथ दिए लगाना और जलाना, मिठाई खाना और खिलाना। दिवाली के दिन विशेषकर एक बंधी हुई रीत थी। कल्पना आशीष के सामने अपनी मांग भरवाने खड़ी हो जाती थी। कितने प्रेम से हर वर्ष वह अब उसकी मांग भरता था। याद कर आशीष की आंखों से आंसू छलक गए। प्रेम के आंसू। वे दिन थे जब प्रेम प्रेम था, जब प्रेम चरम कोटि पर था। एक दिन की जुदाई भी असहनीय थी। कैसे फिर साथ हो, वियोग जल्दी से कैसे दूर हो, इसके मंसूबे बनाने में ही जुदाई का समय कटता था। वे अविस्मरणीय दिन बीतते गए। अनंत काल तक कैसे इस उच्च स्तर पर प्रेमालाप चल सकता था। फिर बच्चे हुए। कल्पना का ध्यान बच्चों को पालने में बटा। बच्चों के साथ ही सामाजिक मेलजोल बढ़ने लगा। बच्चे बड़े होने लगे। कल्पना उनकी पढ़ाई में व्यस्त, उनको स्कूल के लिए तैयार करने में, स्कूल के बाद खाना खिलाने, पढ़ाने में व्यस्त। घर सजाने का उसे बहुत शौक था। 100 घंटों साफ सफाई सजावट में बीत जाते। उद्यान लगाने का भी शौक बढ़ चढ़ गया था। कभी किसी से मिलने चली गई, कभी कोई मिलने आ गया और कभी किसी पार्टी में जाना पड़ा। रिश्तेदारों से भी मिलना मिलाना जरूरी था। कल्पना के पास आशीष के लिए बहुत कम समय रह गया। इन सब कामों में व्यस्त रहने से वह थक भी जाती थी। उनकी प्रेम लीला शिखर से उतरकर एकदम ठोस जमीन पर आग थम सी गई। जीवन की वास्तविकता ने उस पर अंकुश लगा दिए।
यह बात नहीं थी कि आशीष व्यस्त नहीं था, वह भी काम में लगा रहता। आमतौर पर रात को देर से भी आता, पर उसकी प्रबल इच्छा यही रहती कि कल्पना से प्रेम की दो बातें हो जाए। पर अक्सर यही होता कि बिस्तर पर लेटते ही कल्पना निद्रा मग्न और आशीष करवटें बदलता रहता, झुंझलाता रहता। ऐसा नहीं था कि प्रेम का अंत हो गया था। महीनों में 2-3 बार सुस्त वासना फिर तीव्रता से जागृत हो उठती। थोड़े समय के लिए दोनों अतीत जैसे सुहावने आनंद में पहुंच जाते, पर कभी कभी ही थोड़ी देर के लिए ही। आशीष कल्पना की मजबूरी समझता था, पर पूरी तरह नहीं। पूरे जीवन में उसे यह अच्छी तरह समझ नहीं आया कि व्यस्त रहते हुए भी उसकी तरह कल्पना प्रेम लाभ के लिए कोई समय क्यों नहीं निकाल सकी। उसे तिरछी मधुर दृश्य से देखने में, कभी स्पर्श सुख देने में, कभी कभी आलिंगन करने में कितना समय लगता था। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसमें कोई कमी है। वह कल्पना को पूरी तरह जागृत करने में असफल रहा, पर उसे कोई तसल्ली बख्श उत्तर कभी न मिला। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, वे अपने अपने घर चले गए। लड़के भी लड़की भी घर में दोनों अकेले रह गए। तब आशीष को लगा कि अब समय बदलेगा, अब कल्पना उसकी ज़्यादा परवाह करेगी, उसके पास ज़्यादा समय होगा। अब शादी के शुरू के वर्षों की पुनरावृत्ति होगी, पर उसकी यह इच्छा ही बनकर रह गई। स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि कल्पना दामादों, बहुओं व अन्य संबंधियों में और भी व्यस्त हो गई। बेचारा आशीष अतृप्त प्रेम के कारण क्षुब्ध, दुखी रहने लगा। कल्पना उसके क्रोध दुख को फौरन समझ जाती, कभी कभी उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करती, पर आशीष को लगता यह प्रेम वास्तविक नहीं है। पिछले 20 वर्ष में कई बार आशीष ने कल्पना से इस बारे में बात की। बातचीत कुछ ऐसी चलती। आशीष कहता, कल्पना तुम्हारे प्रेम में अब कमी आ गई है। वह कैसे? मुझे तो नहीं लगता प्रेम कम हो गया। आपका प्रेम कम हो गया होगा, मेरा तो और भी बढ़ गया है। यह तुम कैसे कह सकती हो? शादी के बाद के शुरुआती वर्ष याद नहीं? कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब, क्या क्या होता था। इस पर कल्पना कहती, वैसा हमेशा कैसे चल सकता है? उम्र का तकाजा तो होगा ही। तुम्हारी दी हुई किताबों में ही लिखा है कि उम्र के साथ साथ रत कीड़ा कम हो जाती है। फिर क्या रत कीड़ा ही प्रेम है? उम्र के साथ साथ पति पत्नी साथी मित्र बनते जाते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगते हैं। समय बीतने पर पास पास चुप बैठे रहना भी, बात करना भी प्रेम को समझने समझाने के लिए काफ़ी होता है। किताबों में यह भी तो लिखा है कि इसके अपवाद भी होते हैं, और हो सकता है मैं उसका अपवाद हूँ। इस उम्र में भी मेरे लिए सिर्फ पास पास गुमसुम बैठना काफ़ी नहीं है। तुम अपवाद क्यों नहीं बन सकती हो? ऐसे में कल्पना कुछ नाराज होकर कहती, तो आप समझते हैं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती। दिन भर तो आपके काम में लगी रहती हूँ। आपको अकेला छोड़कर माँ बाप, बेटों, लड़कियों के पास बहुत कम जाती हूँ। किसी पर, पुरुष पर कभी नज़र नहीं डालती। आपसे प्रेम ना होता तो यह सब कैसे होता? बस यही तो तुम्हारी गलती है। तुम समझती हो प्रेमी के जीवन के लिए यही सब कुछ काफ़ी है। पारंपरिक आकर्षण कायम रखने के लिए इन सब की ज़रूरत है। इनके बिना प्रेम का पौधा शायद फले फूले नहीं, शायद शुष्क हो जाए, पर इनका अपना स्थान है। वास्तविक प्रेम शारीरिक सन्निकटता का स्थान नहीं ले सकते। मैंने भी कभी पर स्त्री का ध्यान नहीं किया है, कभी भी किसी अन्य स्त्री को प्रेम या वासना की दृष्टि से नहीं देखा है। मैं तो तुम्हारी नज़र, तुम्हारे स्पर्श के लिए ही तरसता रहा हूँ, और तुम इस पर कभी गौर ही नहीं करती। किताबों में लिखा है या नहीं कि पति के लिए स्त्री को वेश्या का रूप ही धारण करना चाहिए। आशीष की इस तरह की बात सुन कल्पना तुनक कर जवाब देती, मैं और वेश्या? इस अधेड़ उम्र में? आपका दिमाग प्रेम की बातें सोचते सोचते सही नहीं रहा। उम्र के साथ संतुलन भी तो रखना ही चाहिए।
आप मेरी नज़र को तरसते रहते हैं, मैं तो आपकी नज़र का ही इंतज़ार करती रहती हूँ। आपके मुंह के रंग से, हाव भाव, भंगिमा से, इशारे से समझ जाती हूँ कि आपके मन में क्या है। कल्पना, यही अंतर तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। नज़र को मत देखो, नज़र में देखो। कितना समय हो गया है आंखें मिलाकर एक दूसरे को देखे हुए। तुम्हारे पास तो उसके लिए भी समय नहीं है। आते जाते कभी देखो तो फौरन पहचान जाओगे कि मेरा मन तुम्हें चाहने को है, तुम्हें पाने को कैसे उतावला रहता है, अधीर रहता है। पर तुम तो शायद समझ कर भी नज़र फेर लेती हो। पता कैसे लगे, बताऊं कैसे? जैसे पहले बताते थे। पहले रोक कर कभी आप मेरी आंखों में नहीं देखते थे, कभी हाथ नहीं पकड़ते थे। अब वह सब क्यों नहीं करते? वह भी तो करके देख लिया, पर सब बेकार है। हाथ पकड़ता हूँ तो झट से जवाब आता है मुझे काम करना है, या कोई देख लेगा, झट हाथ खींच लेती हो, या करवट बदल कर सो जाती हो। मैं भी आखिर स्वाभिमानी हूँ। जब वर्षों पहले तय कर लिया कि किसी स्त्री के साथ, पत्नी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि उससे प्रेम नहीं पनपता, उससे प्रेम की कब्र खुदती है, तो फिर सिवा चुप रहने के, प्रेम को दबा देने के, अपना मुंह फेर लेने के और क्या शेष रह जाता है? तुम साल दर साल और भी बदलती जा रही हो। तुम्हारे पलंग साथ साथ हैं, 2 फुट की दूरी पर हम लेटते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे मीलों दूर हो। मीलों दूर रहना फिर भी अच्छा है, उससे विरह की आग तो नहीं भड़केगी। उसके बाद पुनर्मिलन तो प्रेम को चरम सीमा तक पहुंचा देगा, पर पास पास लेटे और फिर भी बहुत दूर, इससे तो पीड़ा और भी बढ़ती है। कभी कभी लेटे लेटे यदि सोई ही ना हो तो मुझे आशा बनती कि शायद आज कुछ परिवर्तन हो, पर तुम घर के बच्चों की बात शुरू कर देती हो। ऐसी बातें कई बार हुई। कुछ समय तक कुछ परिवर्तन होता, पुराने दिनों, पुरानी रातों की फिर पुनरावृत्ति होती, पर कुछ समय बाद आशीष फिर उदास हो जाता। जब से कल्पना ने 25 वर्ष पार किए थे, तब से वह और भी अलग थलग रहने लगी थी। आशीष ने बहुत समझाया, पर वह कहती, आप तो बड़े कभी बूढ़े नहीं होंगे, पर मैं तो हो रही हूँ। आप वानप्रस्थ संन्यास का समय आ गया है, बच्चों की शादी हो चुकी है, अब तो कुछ और सोचो। मुझे तो अब शर्म आती है। पति पत्नी के बीच शर्म किस बात की? आशीष झुंझला कर कहता, मुझे पता है तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मेरे भी कुछ दांत निकल गए हैं, तुम मोटी भी हो रही हो, मैं भी बीमार रहता हूँ, पर इससे क्या होता है? मेरे मन में तो तुम वही और वैसी ही कल्पना हो जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। मुझे तो अब भी तुम वही नई दुल्हन लगती हो। अब भी तुम्हारी नज़र से, स्पर्श से, आवाज़ से मैं रोमांचित हो उठता हूँ। फिर तुम्हें क्या कठिनाई, किस बात की शर्म है? हम दोनों के बाद में कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अधिक से अधिक बच्चे और उनके बच्चे, मित्र, संबंधी यही तो कहेंगे कि हम दोनों इस उम्र में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, हमारा जीवन अपना जीवन है, यह तो दोबारा नहीं आएगा। क्यों न प्रेम की चरम सीमा पर रहते रहते ही जीवन समाप्त किया जाए। कल्पना यह सब समझती थी। आखिर वर्षों से पति की प्रेमिका थी, पर पता नहीं क्यों उतना नहीं समझती थी जितना आशीष चाहता था। उसके मन के किसी कोने में कोई रुकावट थी जिसे वह पूर्णतया दूर न कर सकी। शायद भारतीय नारी के संस्कारों की रुकावट थी। अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा यह सब सोचता हुआ आशीष चौंका। कल्पना घर से वापस आ गई थी। वह खाने का सामान मेज पर रख रही थी, वैसा ही सुंदर चेहरा जैसा विवाह के समय था। मुख पर अभी भी तेज और चमक, बाल अभी भी काफी काले थे, कुछ सफेद बाल भी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। बर्तनों की आवाज़ सुनकर आशीष ने कल्पना की ओर देखा तो उसे दिखाई दी वही बड़ी बड़ी काली काली आंखें, वही सुंदर मधुर मुस्कान, वही गढ़ा हुआ
बदन कसी हुई साड़ी में लिपटा हुआ। आशीष को उसके चेहरे, गले, गर्दन पर झुर्रियां तो दिख ही नहीं रही थी। उसे प्रेम से देखता आशीष बुदबुदाया, तेरे इश्क की इम्तिहान चाहता हूँ। छोटे से कमरे में गूंजता यह वाक्य कल्पना तक पहुँच गया। सब समझते हुए वह मुस्कुराई और पास आकर उसके माथे पर हाथ रख कर बोली, फिर वही विचार, वही भावनाएं। दिल के दौरे के बाद कुछ दिन तो आराम कर लो। आशीष ने निराशा में एक लंबी ठंडी सांस ली और करवट बदलकर दीवार की ओर मुंह कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही कल्पना को भी आशीष की तरह लंबी ठंडी सांस भरनी पड़ी और करवट बदलकर दीवार की ओर मुंह करना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आशीष घर आ गया। अच्छी तरह स्वास्थ्य लाभ करने में कुछ महीने लग गए। तब तक कल्पना उससे परे रही। उसे डर था कि समीप आने पर उसे दोबारा दिल का दौरा पड़ न जाए। उसने इस डर के बारे में आशीष को समझाने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ। जब भी इसके बारे में बातें होती, आशीष कहता कि वह उसे केवल टालने की कोशिश कर रही है। कुछ महीने बाद आशीष 61 वर्ष का हो गया और लगभग पूर्णतः स्वस्थ भी। इस कारण विवाह की सालगिरह की रात जब उसने कल्पना की ओर हाथ बढ़ाया तो उसने इनकार न किया, पर उसके बाद आशीष स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे अंग्रेजी कहावत माइंड इज विलिंग बट द फ्लैक्स इज वीक, मन तो चाहता है पर शरीर जवाब देता है, का अर्थ ठीक से समझ में आया और वह दुखी हो गया। कल्पना ने उसे समझाने की कोशिश की। उस रात तो कुछ समझ न आया, पर जब फिर कई बार वैसा ही हुआ तो उससे उस स्थिति को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि उच्च रक्तस्राव और मधुमेह के कारण ही ऐसी स्थिति आ गई थी। अब कल्पना दीवार की ओर मुंह मोड़ने लगी और मुस्कुरा कर एक बार जब आशीष ने इस निराशा पर खेद व्यक्त किया तो उसने कहा, खेद प्रकट करने जैसी कोई बात ही नहीं है। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई कैसे जा सकता है। जब बच्चों की देखभाल के कारण या घर के कामकाज के कारण मेरा ध्यान आपकी ओर से कुछ खिंचा तो वह भी प्रकृति के नियमों के अनुसार ही था। आपको उसे स्वीकार करना चाहिए, जैसे आज मैं स्वीकार कर रही हूँ। आपके प्रति मेरे प्रेम में तब भी कोई अंतर नहीं आया था और न अब आएगा। प्रेम वासना का दूसरा नाम ही नहीं। प्रेम अलग श्रेणी में है जो समय के साथ बढ़ता है, परिपक्व होता है। उसमें ऐसी बातों से किसी भी उम्र में कमी नहीं आ सकती। यही प्रेम की परिसीमा है। आशीष को एकदम तो नहीं, पर समय बीतने के साथ कल्पना की बातों की सत्यता समझ में आने लगी। फिर धीरे धीरे उनका जीवन फिर से मधुर प्रेम की निश्चल धारा में बहने लगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।